हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ओआर स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं द हिंदू एडिटोरियल हिंदी में। उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होता है हमारे एग्जाम की दृष्टि से, आईएएस पीसीएस एग्जाम की दृष्टि से, उसके बारे में हम इसमें कवर करते हैं। ये वीडियो रोज सुबह 10 बजे तक अपलोड कर दी जाती है अगर कोई एक्सट्रीम कंडीशन नहीं बनती है तो। और इस वीडियो में हम सिर्फ करंट अफेयर कवर नहीं करते, करंट प्लस स्टैटिक दोनों मिला करके कवर करते हैं। आप लोग ये चीज देखे होंगे कि स्टैटिक पोर्शन भी आपसे एग्जाम में वही पूछता है जो लगातार न्यूज में बना रहता है, यानी जो न्यूज है उसके पीछे जो स्टैटिक पोर्शन रहता है वही आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इस वजह से हम इस वीडियो में करंट प्लस स्टैटिक दोनों को कवर करते हैं ताकि अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन है तो छूटने ना पाए। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट डिस्कशन। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है किसके बारे में, तो इंडियन एयर फोर्स के बारे में। ये क्या है, तो इसका 91वां यानी 91वां स्थापना दिवस है इस बार। और ये कब मनाया था, तो 8 अक्टूबर को मनाया था। तो इस बार 8 अक्टूबर 2023 को इसको कौन सा है, तो 91वां इसका स्थापना दिवस है। ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाएगा, कहाँ पे मनाया जाएगा, तो ये मनाया जाएगा प्रयागराज में, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में मनाया जाएगा। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, हो सकता है आपसे वन लाइनर में पूछ ले। और फिर यूपी का जो है वो मेंस भी होने वाला है यूपीपीसीएस का, तो आप उसका भी ध्यान में रखते हुए इसको देखेंगे। अभी यहाँ पे क्या हुआ है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने एक रिपोर्ट जारी की है। उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है ऑयल 2023 मीडियम टर्म मार्केट रिपोर्ट। इसका शीर्षक क्या रखा है, तो इसका शीर्षक रखा है आईईए ऑयल 2023 से 2028 तक आपूर्ति और मांग की गतिशीलता। तो इसमें किसके बारे में बात की जा रही है, इसमें बात की जा रही है जो पेट्रोल है, डीजल यानी तेल के बारे में इसमें बात की जा रही है, और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में बात की जा रही है। इसमें ये बताया जा रहा है कि जो आने वाला समय है उसमें तेल की मांग कम होगी। तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। इसका पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस रिपोर्ट को किसने जारी किया, तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने, आईईए ने। तो इसको आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और कहाँ पे इसको जारी किया गया, तो इसको नई दिल्ली में ही जारी किया गया है, हमारे पेट्रोलियम मंत्रालय के साथ मिलकर के जारी किया गया। किसके सहयोग से जारी किया गया इसमें और किसने हेल्प किया, तो उसको आप देख सकते हैं। उसका नाम है पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण सेल, यानी ये दोनों मिल करके इसके सहयोग से आईईए ने जारी किया। ये दोनों मिल करके ये रिपोर्ट जारी की है। इसमें बात क्या कही जा रही है, तो इसका महत्वपूर्ण बिंदु हम देख लेते हैं। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, इसने क्या बताया है। तो इसमें बताया गया कि भारत जो है दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिफाइनर, उसके अलावा चौथी सबसे बड़ी एलएनजी टर्मिनल क्षमता, चौथा सबसे बड़ा ऑटो बाजार और तीसरा सबसे बड़ा जैव ईंधन उत्पादक है। यानी यहाँ पे आप देखेंगे कि भारत कई सारी चीजों में चौथे नंबर पर है और यहाँ पे जैव ईंधन के मामले में हम तीसरे स्थान पर है पूरे विश्व में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आईईए की लॉन्च रिपोर्ट में पाया गया कि वैश्विक तेल मांग की वृद्धि धीमी होने वाली है जो 2028 तक लगभग रुक जाएगी। यानी रिपोर्ट ये बता रही है कि जो आने वाला समय है उसमें क्या होगा, उसमें होगा ये कि जो तेल की मांग है वो धीमे होते होते और 2028 का समय ऐसा आएगा, यानी 2028 में लगभग तेल की मांग थम जाएगी, एकदम कम हो जाएगी। लेकिन ऐसा क्यों होगा, इसके पीछे वजह क्या है, इसके पीछे वजह ये है कि हमारी गवर्नमेंट हो गई और पूरा विश्व हो गया। आप देखेंगे कि यहाँ पे नेट जीरो की बात की जा रही है, वहाँ पे स्वच्छ ऊर्जा अपनाने की बात की जा रही है। हर कोई सोलर ऊर्जा हो गया, इलेक्ट्रिक हो गया, इसके पीछे जा रहा है। यानी हम लोग सौर ऊर्जा के क्षेत्र में, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में, अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सब काम कर रहे हैं। इस वजह से तेल की मांग कम हो जाएगी, ये बता रही है रिपोर्ट। यहाँ पे वही चीज लिखी गई है। पेट्रोकेमिकल और एविएशन से मजबूत मांग के बावजूद वार्षिक मांग वृद्धि 2023 में 2.4 एमबी पर डे से घटकर 2028 में केवल 0.4 एमबी पर डे होने की उम्मीद है। अब यहाँ पे एमबी पर डे का क्या मतलब है, एमबी प्रतिदिन का क्या मतलब, एमबी मतलब मेगाबाइट्स नहीं है जो आप लोग यहाँ पे नेट यूज करते हैं कि हाँ यार यहाँ पे मेरा 100 एमबी का पिक्चर ये डाउनलोड कर लो, 10 एमबी का पिक है ये डाउनलोड कर लो। ये नहीं है एमबी, इसका मतलब है मिलियन बैरल पर डे। अब मिलियन बैरल क्या होता है, देखिए जिसको तेल में नापा जाता है ना वो इसकी इकाई है बैरल। तो इसीलिए यहाँ पे मिलियन बैरल पर डे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बताया जा रहा है इस रिपोर्ट के हिसाब से 2023 में कितना रहेगा, तो 2.4 एमबी पर डे रहेगा। वहीं पे 2028 में कितना हो जाएगा, तो 0.4 एमबी पर डे हो जाएगा, मिलियन बैरल पर डे। हालांकि यहाँ पे एक रिपोर्ट ये भी बता रही है कि जो पेट्रोकेमिकल और एविएशन है, अब यहाँ पे एविएशन का क्या मतलब है, जो आपका फ्लाइट हो गया उसके बारे में बात की जा रही है। तो वहाँ पे मांग बढ़ेगी थोड़ी बहुत, लेकिन उसके बाद भी इतना ही रहेगी, 0.4 एमबी पर डे रहेगी, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आईईए में तेल उद्योग और बाजार प्रभाग के प्रमुख ये कौन थे, तो टोरिल बोसोनी ने। अब इन्होंने क्या कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यों, क्योंकि हमारे देश के बारे में। तो उन्होंने ये बताया 2022-2028 के लगभग 3/4 वृद्धि कहाँ से होगी, तो एशिया से आएगी। उसके अलावा जिसमें भारत 2027 तक विकास के मुख्य स्रोत के रूप में चीन को पीछे छोड़ देगा। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर कभी मेंस में आने वाला कोई एग्जाम हो तो यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके पॉइंट आप लिख सकते हैं। जैसा भी आप देखेंगे यूपीएससी का मेंस होने वाला है, तो यहाँ पे आप इस तरीके की जो रिपीट हो, यहाँ पे आईईए हो गई, उसके अलावा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो गया, उसके अलावा आईएमएफ हो गया, मतलब कोई भी इंटरनेशनल लेवल की रिपोर्ट आ रही है या नेशनल लेवल की रिपोर्ट आ रही है, कोई इंडेक्स आ रहा है,
इस तरीके से कुछ भी तो आप उसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही बात की जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आईईए की रिपोर्ट के हिसाब से क्या बताया जा रहा है कि 2027 तक हम लोग चीन को पीछे छोड़ देंगे ऊर्जा के मामले में। जैव ईंधन जैसे वैकल्पिक स्वच्छ ईंधन से 2028 तक नई तरल ईंधन आपूर्ति वृद्धि का 10% प्रदान करने की उम्मीद है। यानी जैव ईंधन 2028 तक कितना करेगा, तो 10% की पूर्ति जैव ईंधन से हो जाएगी, ऐसी उम्मीद है 2028 तक। रिपोर्ट के अनुसार 2022 से 28 तक जैव ईंधन का उत्पादन लगभग 600 केबी पर डे, अब केबी क्या है तो किलो बैरल पर डे, बढ़ जाएगा। वृद्धि में कौन कौन होंगे, तो ब्राजील, इंडोनेशिया और भारत का, इनका इन तीनों को मिलाकर के कितना हो, तो 70%। यानी यहाँ पे जो जैव ईंधन बढ़ेगा 2022 से 28 के बीच में, से 70% योगदान कहाँ से रहेगा, तो सिर्फ 3 देश से। कौन कौन से, इंडोनेशिया हो गया, ब्राजील हो गया और कौन हो गया, इंडिया हो गया, ये 3 देश से। आईईए रिपोर्ट ने आकलन किया है कि तेल और गैस की खोज, निष्कर्षण और उत्पादन में वैश्विक अपस्ट्रीम निवेश 2015 के बाद से अपने उच्चतम स्तर तक पहुंचने की ओर है, जो साल दर साल 11% बढ़कर 2023 में 528 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। यानी अगर आप देखेंगे इसमें क्या होता है, 2015 से लगातार 11% की वृद्धि होते हुए अब 2023 में सबसे ज्यादा वृद्धि हो रही है यहाँ पे तेल के बारे में, तेल के निष्कर्षण के बारे में, उसके खोज के बारे में, उसके उत्पादन के बारे में। अब यहाँ पे इस रिपोर्ट में बताया कि 2023 तक तो बढ़ चुका है, अब यहाँ से धीरे धीरे कम होता जाएगा और 2028 में बहुत ही कम हो जाएगा, लगभग ना के बराबर हो जाएगा। तो इन सबको आप ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी या आईईए के बारे में। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1974 में की गई थी। 1973 के तेल संकट के बाद की गई थी। मुख्यालय कहाँ पे इसका, तो पेरिस में है, फ्रांस में। इसके सदस्य कितने हैं, तो 30 सदस्य हैं। और कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, तो वैश्विक ऊर्जा और CO2 स्थिति रिपोर्ट, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिक्स, वर्ल्ड एनर्जी बैलेंसेस, एनर्जी टेक्नोलॉजीज पर्सपेक्टिव्स, ये सारी रिपोर्टें जारी करता है। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है। और इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसका सदस्य बनने के लिए क्या होगा, तो आपको OECD का सदस्य होना अनिवार्य है, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसका सदस्य बनने के लिए क्या है, तो आपको OECD का सदस्य होना पड़ेगा। अब OECD क्या है, तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। यानी यहाँ पे अगर आप OECD के सदस्य हैं तभी आईईए के सदस्य बन सकते हैं, लेकिन जो OECD के सदस्य हैं सारे, ये सारे के सारे ही आईईए का सदस्य नहीं है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। अब यहाँ पे बात की जा रही है इंडिया और अर्मेनिया के जो द्विपक्षीय संबंध है उसको 30 साल हो गए हैं। राजनीतिक संबंधों को कितना हो गया, तो 30 साल हो गए। तो हम इसके बारे में देखेंगे क्या अच्छे पॉइंट है क्या बुरे हैं। और यहाँ पे आर्मेनिया अजरबैजान में जो यहाँ पे मुद्दा बना रहता है, विवाद होता है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं आर्मेनिया को, उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं ईरान हो गया, इसके पास में अजरबैजान है। आप यहाँ पे ये सारी चीजें देख सकते हैं। अब यहाँ पे ये मुद्दा बना रहता है हमेशा इन दोनों के बीच में, ये क्षेत्र जो है विवादित क्षेत्र बना रहता है इन दोनों के बीच में, किसके किसके, तो अजरबैजान और आर्मेनिया। तो हम देखेंगे उसको अच्छे से। अब यहाँ पे हम देखेंगे इंडिया के लिए आर्मेनिया का महत्व क्या है, यानी हमारे लिए आर्मेनिया महत्वपूर्ण क्यों है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है कि पैन तुर्कवाद का मामला। पैन तुर्कवाद का मुकाबले से क्या मतलब है, देखिए जो तुर्की है वो फिर से ऑटोमन साम्राज्य बनाने की बात कर रहा है। आप इतने इतिहास में पढ़ा होगा कि ऑटोमन साम्राज्य था मध्यकाल में, इसमें क्या था, तो यहाँ पे तुर्की का बहुत बड़े भाग पर कब्जा था और वहां पे उसका शासन चलता था। तो अब तुर्की फिर से उसी चीज को बनाने की बात कर रहा है। तुर्की सोच रहा है कि फिर से ऑटोमन साम्राज्य कायम किया जाए। इसके लिए बहुत सारी यहाँ पे कोशिशें की जा रही है। तो उसी से निपटने के लिए यहाँ पे आर्मेनिया हमारा साथ देगा, ये बात की जा रही है। आर्मेनिया उसमें महत्वपूर्ण हो सकता है। उसके अलावा अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, तो आर्मेनिया और जो अजरबैजान में मुकाबला चल रहा है, यहाँ पे अजरबैजान को पाकिस्तान, तुर्की और भी बहुत सारे देश सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग आर्मेनिया को सपोर्ट कर रहे हैं। अभी कैसे, तो यहाँ पे हम लोग सैन्य हार्डवेयर यानी सैन्य उपकरण भी हम लोग आर्मेनिया को पहुंचा रहे हैं। उसके अलावा और भी कोई जरूरत पड़ रही है तो राशन वगैरह पहुंचा रहे हैं। तो इस तरीके से हम आर्मेनिया के साथ खड़े हैं, जबकि तुर्की हो गया, पाकिस्तान के लोग अजरबैजान के साथ खड़े हैं। भू सामरिक लाभ क्या है, तो पाकिस्तान अजरबैजान को सेना और अन्य सैन्य उपकरणों की आपूर्ति करता रहा है। अजरबैजान ने पाकिस्तान को भू राजनीतिक, भू आर्थिक और भू रणनीतिक लाभ प्रदान करके एहसान वापस किया है। अब जाहिर सी बात है, अगर मैं आपको कुछ दे रहा हूँ, आपके लिए कुछ कर रहा हूँ, तो आप भी मेरे लिए कुछ ना कुछ करेंगे। तो वही चीज है कि पाकिस्तान ने अजरबैजान को सेना दी, सैन्य उपकरण दिया, तो अजरबैजान भी इसकी हेल्प कर रहा है पाकिस्तान की। आर्मेनिया में अजरबैजान की सफलता खतरनाक परिणामों के साथ पाकिस्तान को महत्वपूर्ण रूप से सक्रिय करेगी। नई दिल्ली आर्मेनिया की सहायता के लिए अपने सैन्य कौशल और क्षमताओं का उपयोग कर सकता है। अब यहाँ पे जो आर्मेनिया और अजरबैजान का मुद्दा है, ये कौन से क्षेत्र के लिए है, तो ये है नारगोनो काराबाग संघर्ष, यानी नारगोनो काराबाग क्षेत्र के लिए दोनों आर्मेनिया और अजरबैजान में मुद्दा चलता रहता है। तो आप यहाँ पे इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। हो सकता है कभी आपसे एग्जाम में पूछ ले कि किन दो देशों के बीच ये मुद्दा बना हुआ है, तो आप देखेंगे कि आर्मेनिया और अजरबैजान, तो उसको आप ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे बात की जा रही है आर्थिक सहयोग की। तो भारतीय समर्थित अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर
और ईरानी समर्थित काला सागर फारस की खाड़ी परिवहन गलियारा। यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे चाइना है तो हमको चारों तरफ से घेरने के लिए वर्ल्ड रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव लेकर के आया, उसके अलावा स्टिंग ऑफ पल्स इनिशिएटिव लेकर के आया। तो इस तरीके से चाइना हमें चारों तरफ से घेरने की बात कर रहा है। उसी का जो हम लोग यहाँ पे मध्य एशिया में व्यापार के पहुंचने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर लेकर के आ रहे हैं, ताकि हमारी मध्य एशिया में पहुंच और अच्छी हो सके, मजबूत हो सके, पकड़ हो सके, ताकि हम वहाँ पे आसानी से ऊर्जा सुरक्षा का पूरा कर सके। उसके अलावा कोई मुद्दा बनता है तो हम उसको भी ध्यान रख सकते हैं। इसमें कौन साथ दे रहा है, हमारा ईरान भी साथ दे रहा है। ईरान से होते हुए ये हमारा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जाएगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पे थी, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रसिया हो गया, बाल्टिक सी हो गया, ये सारी चीजें आप देख, साइबेरिया हो गया, चाइना है, उसके अलावा तिब्बत है, यहाँ पे हम इंडिया और ये पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया, यहाँ पे तुर्की हो गई, ब्लैक सी है, रोमानिया, मतलब ये सारा आप देख सकते हैं, कजाकिस्तान यहाँ पे है, उज्बेकिस्तान यहाँ पे, ये सारे मुद्दे हैं। तो आप इसको देख सकते हैं। मैप आपको इसलिए दिखाया था ताकि आपको याद रहे, और जब भी कोई क्वेश्चन आता है आपके पेपर में तो कहाँ से मैप का आता है, जो भी न्यूज में बना रहता है उसी का मैप उठा करके पूछ लेते। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, इसको देखते रहेंगे, देखने से आपको जल्दी याद हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पे तुर्की हो गया, ये जॉर्जिया, रसिया, यह है अर्मेनिया, और यहाँ पे है आपका अजरबैजान। तो आप ये देखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे मुद्दे जो दोनों को लेकर के विवाद बना रहता है हमेशा। और ये हो गया आपका ईरान। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अर्मेनिया की सीमा किसके किसके साथ लगती है, तो अजरबैजान तो ही गया, ईरान हो गया, उसके अलावा कोई तुर्की हो गया, उसके अलावा जॉर्जिया हो गया। तो ये सारे क्षेत्र हैं जिसके साथ अर्मेनिया की सीमा टच करती है। तो आप ये सारी चीजें ध्यान में रखेंगे। हो सकता है कि आपसे देखे ही पूछ ले जाए कि कौन से देश के साथ अर्मेनिया की सीमा लगती है, अजरबैजान की सीमा कौन कौन से देशों के साथ लगती है। क्योंकि आपने देखा होगा एक बार अफगानिस्तान के बारे में पूछ लिया, क्योंकि वो न्यूज में बना हुआ था कि इसकी सीमा कौन कौन से देशों के साथ लगती है। तो इस तरीके से जो न्यूज में क्षेत्र बने रहते हैं उनसे आपसे क्वेश्चन बन जाते हैं। अब यहाँ पे बात की जा रही है सीएम योगी, या आप कह सकते हो उत्तर प्रदेश के बारे में। क्यों, यहाँ पे Y1 योटर D1 डेटा सेंटर की बात की जा रही है। यहाँ पे डेटा सेंटर खुलने वाला है, भारत का सबसे बड़ा होगा ये, और उत्तर प्रदेश का पहला होगा। तो उसी के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। अब यहाँ पे मैंने एक नई चीज कोशिश की है, देखिए हम इसको ये भी जोड़ देंगे कि ये पेपर जो है, ये टॉपिक जो है कौन से पेपर से जुड़ेगा यूपीएससी में। तो यहाँ पे यूपीएससी GS2 से जुड़ेगा, गवर्नेंस से। तो अब इसको भी हम ट्राई करेंगे, देखते हैं इसके बारे में। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो बताइए, इस पहल को आगे रखते हैं, अन्यथा जैसे चल रहा था पहले वैसे चलाएंगे। यहाँ पे क्या बात की जा रही है, उत्तर भारत के पहले हाइपर स्केल डेटा सेंटर योटा D1 का ग्रेटर नोएडा में उद्घाटन करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य ने अपनी डेटा सेंटर नीति शुरू करने के 1 साल के भीतर 20,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 250 मेगावाट भंडारण क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। यानी आप यहाँ पे देखें कि 20,000 करोड़ रुपए इन्होंने निवेश किया था, ताकि यहाँ पे डेटा सेंटर खोला जा सके। डेटा सेंटर से जुड़ी नीतियां लेकर के आई थी, उसी के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो हम देखते हैं डेटा सेंटर क्या है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है। अब देखिए, डेटा सेंटर अगर आपके यहाँ पे खुलेगा तो फायदे तो बहुत सारे हैं, तो उसके हम कुछ नुकसान भी होंगे, उसमें समस्याएं क्या आएंगी, तो हम उसके बारे में भी देखेंगे। ये है योटा D1 डेटा सेंटर, आप देख सकते हैं कितना शानदार बना है, कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बात की जा रही है भारत का सबसे बड़ा और यूपी का पहला डेटा सेंटर। इसका महत्व क्या है, तो देश की डेटा भंडारण क्षमता में वृद्धि होगी। दुनिया के 20% डेटा की खपत भारतीयों द्वारा की जाती है। ये कुछ फैक्ट्स हैं जिसकी वजह से ये महत्वपूर्ण है। अगर इस तरीके के फैक्ट्स आप अपने आंसर राइटिंग में यूज करते हैं, या किसी से बात करते वक्त, डिस्कशन करते वक्त आप इस तरीके के फैक्ट बताएंगे ना, तो उसका बहुत प्रभावशाली तरीका है, बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा सामने वाले के ऊपर। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। निवेश और विशाल रोजगार के अवसरों के लिए नए अवसर पैदा करते हुए सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद है। यानी इससे क्या फायदा होगा, तो हो सकता है GSDP में बहुत अच्छी वृद्धि होगी, ये बात की जा रही है। योटा D1 उत्तर भारत की 5G क्रांति का पहला स्तंभ होगा। भारत का डेटा विश्लेषण उद्योग 2025 तक 16 अरब डॉलर से अधिक तक पहुंचने का अनुमान है। कब तक, तो 2025 तक कितना पहुंच जाएगा, तो 16 अरब डॉलर भी, उससे भी अधिक पहुंचने की उम्मीद है। डेटा पार्क की मौजूदगी से गूगल और ट्विटर जैसी बड़ी कंपनियों को डेटा को होस्ट करने, संसाधित करने और संग्रहित करने के लिए एक डेटा केंद्र स्थापित करने की अनुमति मिल जाएगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत के डेटा उद्योग की विकास गाथा क्या रही है। इसका मतलब अभी तक क्या इसके बारे में चला है, कैसे कैसे लेकर के भारत चला अपने डेटा सेंटर को, इसको विकास करने के लिए, इसको विकसित करने के लिए, इसको स्थापित करने के लिए अभी तक क्या क्या कदम उठाए गए हैं, उसके बारे में बात की जा रही है। भारत के डेटा सेंटर उद्योग का वर्तमान आकार कितना, तो 5.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। बैंकिंग, शिक्षा और खरीदारी जैसे क्षेत्रों में डिजिटलीकरण के लिए बड़े पैमाने पर उत्प्रेरक है। ये पहला डेटा सेंटर 2008 में कहाँ पे खुला था, तो हैदराबाद में शुरू किया गया था। अब इसको इंपॉर्टेंट लगा लेंगे, हो सकता है कि न्यूज में यूपी वाला योटा D1 है, आपसे ये पूछ ले कि पहला कहाँ खुला था, तो 2008 हैदराबाद में खुला था। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। NDC भारत में ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर का मूल। अब NDC का नेशनल डेटा सेंटर, उसके बारे में बात की जा रही है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए पहला NDC
फरवरी 2021 में गुवाहाटी असम में रखा गया था। यानी कहाँ पे खुला है? तो गुवाहाटी असम में पहला डेटा सेंटर खुला है नॉर्थ ईस्ट का। जबकि ओवरऑल पहला कहाँ पे खुला? तो 2008 में ये खुला है हैदराबाद में। और उत्तर प्रदेश का पहला कहाँ पे खुला है? तो ग्रेटर नोएडा में खुला है ये उत्तर D1। वर्तमान में भारत भर में लगभग 138 डेटा केंद्र डीसी वर्तमान आईटी क्षमता का कम से कम 57% मुंबई और चेन्नई में है। यानी अभी तक कहाँ पे? तो सिर्फ मुंबई और चेन्नई में ये संकेंद्रित है। लगभग आधे से भी ज्यादा कहाँ पे है? तो ये मुंबई और चेन्नई में है। भारत में प्राथमिक कोलोकेशन डेटा सेंटर क्षेत्र कहाँ है? तो मुंबई है। भारतीय डेटा सेंटर उद्योग की क्षमता में 5 गुना वृद्धि होने की उम्मीद है। 2020 में एक मसौदा डेटा केंद्र नीति भी पेश की गई थी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप इसको ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे बात की जा रही है एचआर कौन है? हिमेश रेशमिया नहीं है, हरियाणा के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पे क्या किया इन्होंने? तो अरावली सफारी विकसित करने की बात कर रहे हैं। तो उसके बारे में क्या क्या प्रॉब्लम, उसका फायदा क्या, उसके नुकसान क्या, सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब जाहिर सी बात है, अगर आप अरावली रीजन जो है ये क्या है? तो ये प्राचीन अवशिष्ट पर्वत है। तो अब यहाँ पे इसको बारे में जब भी इस अरावली के बारे में कोई बात होती है तो इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्यों? क्योंकि एक संवेदनशील क्षेत्र है। अगर इस पे कोई बात होती है तो यहाँ पे पर्यावरण के हिसाब से बहुत नुकसानदायक हो जाता है, बहुत दिक्कत हो जाती है। तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये टॉपिक जो है कौन से पेपर से जुड़ेगा? तो यूपीएससी GS3 से जुड़ेगा। उस कौन से टॉपिक से? तो पर्यावरण वाले टॉपिक से। अप्रैल 2022 में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा प्रस्तावित 10,000 एकड़ की अरावली सफारी पार्क परियोजना प्राकृतिक आवासों को खंडित करेगी, अपशिष्ट उत्पादन को बढ़ाएगी और क्षेत्र के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट कर देगी। अरावली बचाओ नागरिक आंदोलन पर्यावरण को बचाने के लिए काम कर रहे पर्यावरणविदों और कार्यकर्ताओं का एक नेटवर्क संवेदनशील अरावली क्षेत्र चेतावनी दी। अब यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि अरावली बचाओ एक आंदोलन चल रहा है, उसमें कई सारे लोग उन्होंने ही ये बात कही है कि अब यहाँ पे जो आप अरावली सफारी लेकर के आ रहे हैं उसको मत लाइए। यहाँ पे क्या होगा? तो ये पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र है, इसमें बहुत सारी पर्यावरण के हिसाब से दिक्कत हो जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे अपशिष्ट बढ़ेगा, उसके अलावा और भी बहुत सारी समस्या निकल करके आएंगे। तो ये सारी बात की जा रही है। यानी यहाँ पे अरावली सफारी जो बनाई जा रही है उसको लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं लोग। तो उसी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सफारी पार्क के बारे में। परियोजना दुनिया में इस तरह की सबसे बड़ी परियोजना होगी। यानी जो एचआर में लाई जा रही है वो सबसे बड़ी परियोजना होगी दुनिया की। अभी तक कहाँ पे है? तो वर्तमान में अफ्रीका के बाहर सबसे बड़ा क्यूरेटेड सफारी पार्क कहाँ पे है? तो शारजहां में। शारजहां कहाँ पे है? तो यूएई में। यहाँ पे आईपीएल फाइनल भी हुआ था, आप लोग को याद होगा, जो फरवरी 2022 में खुला था। उद्देश्य क्या है इसका? तो स्थानीय लोगों के लिए पर्यटन और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना, इसके लिए इसको लगाया जा रहा था, सफारी पार्क बनाया जा रहा था वहां पे। चिंता क्या है? तो देशी अरावली वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक आवासों में देखने के लिए प्राकृतिक जंगल सफारी नहीं है। उसके अलावा क्षेत्र में वाहनों का आवागमन और निर्माण, प्रस्तावित सफारी पार्क अरावली पहाड़ियों के नीचे जलभृतों को भी परेशान करेगा। विशेष रूप से पार्क में पानी के नीचे के क्षेत्र की कल्पना पर आपत्ति जताई, क्योंकि साइट एक जल दुर्लभ क्षेत्र है। यानी यहाँ पे जहाँ ये बनाया जा रहा है सफारी पार्क वहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे एक जल दुर्लभ क्षेत्र है। और अगर यहाँ पे जो थोड़ा बहुत जल भी है उसको सफारी में आप यूज कर लेंगे, उसको बनाने में यूज कर लेंगे, उसको दिखावे में यूज कर लेंगे, तो वहाँ के लोग कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे? और फिर जल प्रदूषण भी होगा, बहुत सारी समस्याएं निकल कर आएंगी। ये सारी बातें की जा रही है यहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के कई आदेशों के अनुसार स्थान जंगल की श्रेणी में आता है और वन संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित है। यानी जहाँ पे सफारी पार्क बनाया जा रहा है वहां पे क्या बात की जा रही है? जो है इसको वन क्षेत्र के तहत घोषित कर दिया गया। किसके द्वारा? तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी और एनजीटी के द्वारा भी। एनजीटी क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये अनुच्छेद 21 के तहत इसकी स्थापना की गई थी ताकि स्वच्छ पर्यावरण आपको मिल सके, उसके लिए इसकी स्थापना की गई थी। यानी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी दोनों ने ये कहा है कि जो ये क्षेत्र है जहाँ पे आप सफारी बनाने जा रहे हैं वो क्या है? तो आरक्षित वन क्षेत्र है। कौन सा अधिनियम के तहत? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। मई 2022 में हरियाणा पर्यटन विभाग द्वारा प्रस्तावित निर्माण अवैध होगा और पहले से क्षतिग्रस्त अरावली पारिस्थितिक तंत्र को और नुकसान पहुंचाएगा। वन्य जीव और वन संरक्षित कानून भारत में पहले, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट कानून कौन सा? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है। इसके प्रावधानों का उल्लंघन करने पर कड़ी सजा का प्रावधान भी है। वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो जंगली जानवरों और पशु वस्तुओं के अवैध शिकार और अवैध व्यापार के बारे में खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए इसका निर्माण किया गया था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है पर्यावरणीय मामलों के न्याय निर्णय के उद्देश्य से विशेषज्ञता से लैस वैशेषिक न्यायिक निकाय। अब यहाँ पे एक अर्ध न्यायिक निकाय या फैसला भी सुनाता है। अगर आप कोई गलत काम कर रहे हैं पर्यावरण को लेकर के तो ये आपको सजा भी देता है, आप ध्यान में रखेंगे। इसका स्थापना कैसे किया गया था? तो इसकी स्थापना अनुच्छेद 21 के तहत स्वच्छ पर्यावरण के लिए किया गया था। क्योंकि अनुच्छेद 21 के आपको पता ही है कि यहाँ पे गरिमापूर्ण जीवन जीने की बात की जाती है। तो अगर पर्यावरण स्वच्छ नहीं रहेगा तो आपका जीवन कैसे सेफ रहेगा, उसी के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पे इसी वजह से इसकी स्थापना की गई थी एनजीटी की, ताकि ये पर्यावरण को ध्यान में रखे और पर्यावरण को अच्छे से लेकर के चले। भारतीय वन अधिनियम 1927 वनों से संबंधित कानून वन उत्पादों के पारगमन और लकड़ी पर लगाए जा सकने वाले शुल्क को समेकित करने का प्रयास करता है।
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब की बात करें? 2006 में इसका संशोधन हुआ था, 1972 वाले का, तो 2006 संशोधन की बात की जा रही है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और अन्य लुप्तप्राय प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो बनाने का प्रावधान करता है, यानी इसी के तहत नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बनी थी, एनटीसी की। वन संरक्षण अधिनियम 1980 वनों को उच्च स्तर की सुरक्षा प्रदान करता है और गैर वानिकी उद्देश्यों के लिए वन भूमि के परिवर्तन को विनियमित करता है। नेक्स्ट कानून कौन सा? तो अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारियों की मान्यता अधिनियम 2006। वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों में वन अधिकारों और वन भूमि पर कब्जे को पहचानने के लिए और उसमें निहित करने के लिए अधिनियम है। तो यहाँ पे इसको किस लिए लाया गया था? जो वन क्षेत्र में जनजातियां रहती हैं, ट्राइब्स रहती हैं, उनके अधिकारों को मान्यता देने के लिए, यानी वो क्या क्या कर सकते हैं उसमें, उनको अपनी आजीविका भी तो चलाना है वन से। ऐसा तो है नहीं कि पूरी तरीके से उनको बाहर कर दिया जाए, फिर तो अंग्रेजों की तरह हम लोग भी तानाशाह हो जाएंगे, जैसे अंग्रेजों ने किया था अपने समय पे, कि जो जनजातीय अधिकार था उनको छीन लिया था और वन पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया था, जनजातियों को भगा दिया था वहां से मार मार के। तभी तो इतने सारे जनजातीय विद्रोह थे, कोल हो गया, संथाल हो गया, इस तरीके से। तो यहाँ पे उस तरीके से हम लोग लेके नहीं चल सकते, उनके भी अधिकार को मान्यता देने, क्योंकि ये लोग जंगल में रहते हैं, उसका प्राकृतिक संरक्षण भी करते हैं, अपनी आजीविका भी चलाते हैं। तो इस वजह से हम लोग इसके अधिकारों को मान्यता देने के लिए ये कानून लेकर के आए थे। अब यहाँ पे अरावली रेंज के बारे में बात कर लेते हैं, कौन कौन से राज्यों में या यूटीज में फैला हुआ है। तो उसके बाद पहला है हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली, यानी टोटल आप देखेंगे 4 जगहों पे। पहला 3 जिसमें से स्टेट है और एक क्या है, एक यूटी है। इसकी कितनी लंबाई है? तो 720 किलोमीटर की दूरी तक फैला हुआ है। अरावली लाखों साल पहले की, जब एक पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य भूमि यूरेशियन प्लेट से टकराया था। कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि तांबे और अन्य धातुओं को कम से कम 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की श्रेणी में खनन किया गया था, यानी अरावली रेंज से लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यहाँ से क्या खनन किया गया था? तो तांबा खनन किया गया था। यहाँ पे कार्बन डेटिंग से बात सामने आई है। कार्बन डेटिंग क्या? तो किसी भी चीज की तिथि जानने के लिए, उसकी उम्र जानने के लिए, कब था ये, तो बहुत पहले जब रहता तो उसको कार्बन डेटिंग के माध्यम से ही जानते हैं कि ये चीज कब की है। उत्तर पश्चिमी भारत की अरावली दुनिया के सबसे पुराने वलित पर्वतों में से एक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि दुनिया के सबसे पुराने वलित पर्वतों में से एक है अरावली। अब 300 मीटर से 900 मीटर की ऊंचाई के साथ अवशिष्ट पर्वत बनती है, यानी अब क्या होगा? तो यहाँ पे जाहिर सी बात इतनी पुरानी है, फिर उसका अपक्षयन होता है, वहां पे अपरदन होता है, तो वहां पे आप क्या रहेगा? एक प्रकार का अपशिष्ट पर्वत रहेगा, यानी सिर्फ थोड़ा बहुत बचा है। कितना? तो 300 से 900 मीटर के बीच में बचा है। माउंट आबू पर गुरु शिखर अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी। अब ये जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आप देखेंगे पीवाई को आप उठा के देखिए तो कई बार आपसे ये पूछा गया कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अलग अलग एग्जाम में आपसे ये सारे क्वेश्चन पूछेगा, तो आप यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे, माउंट आबू पर गुरु शिखर जो है, शिखर अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। कुछ भूगोलवेत्ताओं के अनुसार अरावली की एक शाखा खंबात की खाड़ी से होते हुए लक्षद्वीप द्वीप समूह तक और दूसरी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में फैली हुई है। अरावली रेंज 2 प्राचीन पृथ्वी की पपड़ी खंडों में शामिल होती है। पपड़ी से क्या मतलब? यहाँ पे प्लेट। कौन कौन से? तो भारतीय क्रेटन और अरावली क्रेटन और बुंदेलखंड क्रेटन बनाते हैं। इससे कई नदियां निकलती हैं। अब यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी नदी निकलती है? तो बनास हो गया, लूनी हो गया, सखी हो गया और साबरमती, ये सारी नदियां यहाँ से निकलती है अरावली रेंज से। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक तो आप इसको भी ध्यान में रखेंगे कि कौन सी सबसे ऊंची चोटी है, एक तो कौन कौन सी नदियां निकलती है ये ध्यान में रखेंगे, और कौन कौन सी जगह फैला हुआ है ये ध्यान रखेंगे। और क्या था ये? तो पहले वलित पर्वत था, अब क्या अपशिष्ट पर्वत है। तो ये चीजें आप ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे जो अरावली रेंज है उसका महत्व क्या है, इसके फायदे क्या है? तो इसकी बात ये की जा रही है कि मरुस्थलीकरण की जांच करे, यानी मरुस्थलीकरण को रोकता है ये। तो पहला पॉइंट ये हो गया। पूर्व में उपजाऊ मैदानों और पश्चिम में रेतीले रेगिस्तान के बीच बाधा के रूप में कार्य करता है, यानी जो यहाँ पे आप देखेंगे राजस्थान और गुजरात वाला इलाका हो गया, यहाँ पे जो भी आपके राजस्थान का क्षेत्र पड़ता है, उसके अलावा जो भी रेगिस्तानी इलाका है जहाँ पे रेत रहती है, अब उसको पूर्व में नहीं आने देता, यानी यहाँ पे उत्तर प्रदेश का क्षेत्र हो गया, इस तरीके के जो भी क्षेत्र हो गया वहाँ पे फैलने नहीं देता है। अन्यथा क्या होगा कि यहाँ पे जो राजस्थान जैसा क्षेत्र है वहाँ के रेगिस्तानी चीजों का, रेत का अन्य क्षेत्रों में विस्तार हो जाएगा, फिर उसके लिए भी समस्या हो जाएगा, वहाँ पे भी कृषि नहीं हो पाएगा, वहाँ पे भी जीवन थोड़ा प्रतिकूल स्थितियों में जीना पड़ेगा। जैव विविधता से भरपूर है, यानी 300 देशी पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं, 120 पक्षी प्रजातियों को आवास प्रदान करता है। अरावली रेंज में कितना? तो 300 देशी पौधे की प्रजाति पाई जाती है और 120 पक्षी प्रजातियों को भी ये आवास प्रदान करता है। 120 पक्षी प्रजाति यहाँ पे निवास करते हैं। प्रभाव जलवायु, अरावली का उत्तर पश्चिम भारत और उसके बाद की जलवायु पर प्रभाव है। मानसून के दौरान यह एक बाधा प्रदान करता है। सर्दियों के महीने में यह मध्य एशिया से आने वाली ठंडी पश्चिमी हवाओं से उपजाऊ जलोढ़ नदियों की घाटियों की रक्षा करता है। भूजल पुनर्भरण में भी ये सहायक है। उसके अलावा प्रदूषण को भी ये रोकने में काम करता है। जैसे इस सीमा को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की प्रदूषित हवा के लिए फेफड़े माना जाता है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से कई सारे क्षेत्रों में काम करता है अरावली रेंज का, बहुत सारा महत्व है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे आपको मैप के थ्रू दिखाया गया, ये हो गया अरावली रेंज आपका, और इसका जो है सबसे उच्च क्षेत्र जो है, इसका सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो गुरु शिखर ये
आप देख सकते हो जो ग्रीन कलर से बना है वो शिखर की बात की जा रही है, उसके अलावा ये सब जो है ये रेंज है। तो आप यहाँ पे मैप में आपको दिखाया गया है, ये माउंट एवरेस्ट हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। आप इसको, इस मैप को आप रख लीजिए, इसको आप देखिएगा। इससे क्या होता है कि जब आप मैप देते हैं तो चीज़ें और क्लियर हो जाती हैं। और फिर आप देखेंगे एग्जाम में मैप से वही क्वेश्चन आते हैं जो न्यूज़ में बने रहते हैं, वही आपसे उठा के मैप्स में पूछ लिया जाता है। तो अगर आप एक दो बार मैप्स को अपने नज़र के सामने से गुजार लेंगे, वो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत फायदेमंद हो जाएगा, आपके लिए लो हैंगिंग फ्रूट हो जाएगा, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इस मैप को देख लेंगे। पीडीएफ आपको प्रोवाइड ही करा दी जाती है टेलीग्राम ग्रुप से। आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, और यहाँ पे आप, उसका नाम है OR स्टडी पॉइंट, वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। यहीं तक रखते हैं आज का लेक्चर। बोलने में जो भी गलती हुई हो सॉरी। आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अपना सपोर्ट इसी तरह बनाए रखें।